हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सार्थक अंक के बारे में। सिग्निफिकेंट नंबर क्या होता है इसको हम लोग समझा जाएगा। सार्थक अंक को कैसे निकालते हैं इसके नियम आपको समझाए जाएंगे और कुछ उदाहरण आपको समझाए जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सार्थक अंक के बारे में। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। प्रत्येक प्रायोगिक मापन में कुछ न कुछ अनिश्चितता अवश्य होती है। ठीक है, कोई भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को नोट किया जाए, मापन किया जाए, तो उसमें कुछ न कुछ जो है अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, गलती अवश्य होती है। इसका कारण मानक यंत्र की सीमितता और मापने वाले व्यक्ति की दक्षता है। ठीक है, तो जो अनिश्चितता उत्पन्न हो रही है उसका रीजन क्या है, कारण क्या है? तो वह पहला कारण है कि मानक यंत्र जिससे आप उसको नाप रहे हैं उसकी सीमितता पर आधारित है, और दूसरा है मापन करने वाले व्यक्ति की दक्षता पर। ठीक है, तो प्रत्येक प्रायोगिक मापन में कुछ न कुछ अनिश्चितता अवश्य होती है और इसका कारण मानक यंत्र की सीमितता और मापने वाले व्यक्ति की दक्षता है। जैसे उदाहरण देखें, उदाहरण के रूप में किसी वस्तु का द्रव्यमान, ठीक है, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान सामान्य तराजू से 9.4 ग्राम आता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है सामान्य तराजू से तौला जाए तो मान कितना आता है? 9.4 ग्राम आता है। और यदि उसी वस्तु का द्रव्यमान जो है वैश्लेषिक तुला से मापा जाए तो 9.4213 ग्राम मापा जाता है। तो वैश्लेषिक तुला से मापा गया द्रव्यमान सामान्य तराजू से मापे गए द्रव्यमान से कुछ अधिक आया है। ठीक है, सामान्य तराजू जो था 9.4 ग्राम बता रहा था, लेकिन जो वैश्लेषिक तुला था जिसका उपयोग हम प्रयोगशाला में करते हैं वह बता रहा है 9.4213 ग्राम। अर्थात सामान्य तुला से यह दशमलव के बाद अधिक मान बता रहा है, द्रव्यमान कुछ अधिक आया। अतः सामान्य तराजू से प्राप्त द्रव्यमान के मान में दशमलव के बाद वाले अंक 4 में अनिश्चितता है। ठीक है, यह जो सामान्य तराजू से नापा गया मान है 9.4, तो दशमलव के बाद जो 4 आया है यह फिक्स नहीं है, यह अनिश्चित है, यह बदल सकता है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर 0.4 के बाद 213 जुड़ गया वैश्लेषिक तुला से। ठीक है, लेकिन यहाँ 0.4 केवल है, तो 0.4 के आगे जो है नंबर आ सकते हैं। यह किस पर निर्भर करेगा? मानक यंत्र पर। ठीक है, तो यह अनिश्चित अंक है 4। ठीक है, तो आपने देखा कि किसी वस्तु का द्रव्यमान सामान्य तराजू से 9.4 ग्राम आता है। यदि इसका द्रव्यमान वैश्लेषिक तुला से 9.4213 ग्राम मापा जाए तो वैश्लेषिक तुला से मापा गया द्रव्यमान सामान्य तराजू से मापे गए द्रव्यमान से कुछ अधिक आया। अतः सामान्य तराजू से प्राप्त द्रव्यमान के मान में दशमलव के बाद वाले अंक 4 में अनिश्चितता है, अनसर्टेनिटी है। परंतु परिमाण जो परिणाम है, रिजल्ट हैं, सदैव परिशुद्ध और यथार्थपरक होने चाहिए। ठीक है, जो भी रिजल्ट आए वह सदैव क्या होना चाहिए? परिशुद्ध होना चाहिए और यथार्थपरक होने चाहिए। जब भी हम मापन की बात करते हैं तब परिशुद्धता और यथार्थ को भी ध्यान में रखा जाता है। परिशुद्धता को भी ध्यान में रखा जाता है और यथार्थता को भी ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, आगे देखें। प्रायोगिक या परिकलित मानों में अनिश्चितता को सार्थक अंकों की संख्या के साथ एक अनिश्चित अंक मिलाकर व्यक्त किया जाता है। ठीक है, प्रायोगिक हो या फिर परिकलित मान हो, में अनिश्चितता को, जो अनसर्टेनिटी उसमें उत्पन्न हो रही है प्रायोगिक या परिकलित मान में, उसके अनिश्चितता को सार्थक अंकों की संख्या के साथ एक अनिश्चित अंक मिलाकर व्यक्त किया जाता है। ठीक है, प्रायोगिक या परिकलित मानों में अनिश्चितता को सार्थक अंकों की संख्या के साथ एक अनिश्चित अंक मिलाकर व्यक्त किया जाता है। सार्थक अंक क्या है? सार्थक अंक वे अर्थपूर्ण अंक होते हैं जो निश्चित रूप से ज्ञात होते हैं। सार्थक अंक वे अर्थपूर्ण अंक होते हैं जो निश्चित रूप से ज्ञात हों।
अनिश्चितता को व्यक्त करने के लिए पहले निश्चित अंक लिखे जाते हैं और अनिश्चित अंकों को अंतिम अंक के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, अनिश्चितता को व्यक्त करने के लिए पहले आपको एक निश्चित अंक लिखना होगा और अनिश्चित अंक को अंतिम अंक के रूप में लिखना होगा। जो लास्ट डिजिट होगा वो अनिश्चित अंक होगा और उससे पहले वाले डिजिट क्या होंगे, निश्चित अंक होंगे। अर्थात यदि हम किसी परिणाम को 11.2 ml के रूप में लिखें तो हम यह समझते हैं कि 11 जो है वो निश्चित है, 11 क्या है, निश्चित अंक है, और 2 जो है वह अनिश्चित है, तथा अंतिम अंक में +-1 अनिश्चितता होगी। जो अंतिम अंक है उसमें +1 की या -1 की अनिश्चितता होगी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि प्रायोगिक हो या फिर परिकलित हो, मानव में अनिश्चितता को सार्थक अंकों की संख्या के साथ एक अनिश्चित अंक मिलाकर व्यक्त किया जाता है। सार्थक अंक वे अर्थपूर्ण अंक होते हैं जो निश्चित रूप से ज्ञात होते हैं। अनिश्चितता को व्यक्त करने के लिए पहले निश्चित अंक लिखे जाते हैं और अनिश्चित अंकों के अंतिम अंक के रूप में लिखा जाता है। अर्थात यदि हम किसी परिणाम को 11.2 ml के रूप में लिखें तो हम यह समझते हैं कि 11 जो है वह निश्चित और 2 जो है अनिश्चित है, तथा अंतिम अंक में +-1 की अनिश्चितता होगी। ठीक है, यदि कुछ और न बताया गया हो तो अंतिम अंक में सदैव +-1 की अनिश्चितता निहित मानी जाती है। ठीक है, तो अंतिम अंक में सदैव +-1 की अनिश्चितता निहित मानी जाती है। ठीक है, अब प्रश्न है कि सार्थक अंक को निर्धारित कैसे करेंगे। तो सार्थक अंकों को निर्धारित करने के कुछ नियम हैं। सार्थक अंक पता करने के कुछ नियम हैं जिसके आधार पर हम पता करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखें नियम दिए गए हैं। पहला नियम है सभी गैर शून्य अंक सार्थक होते हैं। ठीक है, शून्य के अलावा जो भी अंक होते हैं सब क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। सभी गैर शून्य अंक सार्थक होते हैं। उदाहरण के लिए 285 सेंटीमीटर में 3 सार्थक अंक हैं। ठीक है, इसमें 0 एक भी नहीं है, 0 के अलावा डिजिट हैं, तो 1 2 3 डिजिट है, तो तीनों सार्थक अंक हैं। और 0.25 ml में 2 सार्थक अंक हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और 5 जो है गैर शून्य अंक है, तो यह क्या हो गए, सार्थक अंक हो गए। तो सभी गैर शून्य अंक सार्थक होते हैं। शून्य के अलावा जो भी अंक होते हैं वे सब सार्थक होते हैं, पहला नियम है। तो 285 सेंटीमीटर में 3 सार्थक अंक हो गए और 0.25 ml में 2 सार्थक अंक हो गए, 2 और 5। यह नियम नंबर फर्स्ट है। दूसरा नियम है प्रथम गैर शून्य अंक से पहले, प्रथम गैर शून्य अंक से पहले आने वाले शून्य सार्थक नहीं होते हैं। ठीक है, प्रथम गैर शून्य अंक से पहले आने वाले शून्य सार्थक नहीं होते हैं। ऐसे शून्य केवल दशमलव की स्थिति को बताते हैं। तो आप देखें यहाँ पे यह प्रथम गैर शून्य अंक है 3, प्रथम गैर शून्य अंक है 3, इसके सामने जो है आया है 0, तो यह सार्थक नहीं होगा। यह 0 केवल दशमलव के पोजीशन को बता रहा है, दशमलव की स्थिति को बता रहा है। ठीक है, तो प्रथम गैर शून्य अंक से पहले आने वाले शून्य सार्थक नहीं होते हैं। ऐसे शून्य केवल दशमलव की स्थिति को बताते हैं। अतः 0.03 में केवल एक सार्थक अंक है, वो कौन है, 3 है। ठीक है, 0.0052 में 2 सार्थक अंक हैं, 5 और 2, यह सार्थक अंक है। इसके सामने वाले जो 0 हैं वह सार्थक नहीं है, ये केवल दशमलव की पोजीशन को बता रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा नियम है कि प्रथम गैर शून्य अंक से पहले आने वाले शून्य सार्थक नहीं होते हैं। यह अंक है, इसके सामने आने वाले शून्य सार्थक नहीं होते हैं। यह अंक है, इसके सामने आने वाले शून्य सार्थक नहीं होते हैं। केवल यह दशमलव की पोजीशन को व्यक्त करते हैं। ठीक, अब आते हैं तीसरे नियम पे। ध्यान से समझिएगा तीसरा नियम। इससे पहले वाले नियम में आप देख रहे थे कि जो भी शून्य आ रहे थे वह सामने आ रहे थे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 के सामने 0 आया था, 2 5 के सामने 0 आया था, जिसको सार्थक नहीं माने हैं। लेकिन यहाँ देखें
दो गैर शून्य अंकों के बीच मध्य स्थित शून्य सार्थक होते हैं। अगर शून्य जो है दो गैर शून्य अंकों के बीच में होगा तो वह सार्थक हो जाएगा, उसको गिनना पड़ेगा। जैसे यहाँ देखें 2.005, इसमें दो गैर, ठीक है, इसमें दो गैर शून्य अंक हैं। कौन है? 2 और 5। 2 और 5 जो है शून्य के अलावा अंक है और इनके बीच में 0 है, तो यह 0 अब क्या होगा? काउंटिंग होगा, अब यह सार्थक हो जाएगा। तो दो गैर शून्य अंकों के मध्य स्थित शून्य सार्थक होते हैं, अतः 2.005 में 4 सार्थक अंक होंगे। 2 भी है, 0 भी है, 0 भी है और 5 है, यह सभी अंक जो है वे सार्थक हो जाएंगे। यह नियम नंबर 3 कहता है कि दो गैर शून्य अंकों के बीच मध्य स्थित शून्य सार्थक होंगे। ठीक है, तो ये 3 नियम हो गए। अब चौथा नियम देखते हैं। किसी अंक की दाईं ओर या अंत में आने वाले शून्य सार्थक होंगे। किसी अंक के दाहिने ओर, ठीक है, किसी भी अंक के दाईं ओर या अंत में आने वाले शून्य सार्थक होते हैं, परंतु उनके लिए शर्त यह है कि वे दशमलव की दाईं ओर स्थित हों। ठीक है, तो किसी भी अंक के दाईं ओर या अंत में आने वाले शून्य सार्थक होंगे, लेकिन वे दशमलव के दाईं ओर होने चाहिए। ठीक है, दशमलव के दाहिने तरफ होने चाहिए, तभी वे 0 सार्थक होंगे। अगर सामने होगा तो सार्थक नहीं होगा, उसके पीछे होगा अंक के, तब सार्थक होगा। ठीक है, जैसे नियम नंबर 2 में आप देख रहे थे, शून्य जो है सामने था, इसलिए वो सार्थक नहीं था। नियम नंबर 2 में आप देखें, यहाँ देख रहे हैं आप, यह 3 के सामने था तो यह सार्थक नहीं है। 5 2 के सामने था, सार्थक नहीं है। अगर यही 0 जो है इनके पीछे होता तो सार्थक हो जाता, नियम नंबर 4 के अनुसार। ठीक है, देखें, किसी अंक की दाईं ओर या अंत में आने वाले शून्य सार्थक होते हैं, परंतु उनके लिए शर्त यह है कि वे दशमलव के दाईं ओर स्थित हो। उदाहरण के लिए 0.200 में 3 सार्थक अंक हैं। यहाँ पर शून्य जो है वह दशमलव के दाईं ओर स्थित है, इसलिए यह सार्थक है। परंतु दशमलव विहीन संख्याओं में दाईं ओर के शून्य सार्थक नहीं होते हैं। अगर दशमलव नहीं रहेगा तो दाईं ओर अगर शून्य है तो वह सार्थक नहीं होगा, लेकिन अगर दशमलव है तो उसके दाईं ओर 0 है तो वह सार्थक हो जाएगा। लेकिन अगर दशमलव नहीं है तो दाईं ओर शून्य रहेगा तो सार्थक नहीं होगा। तो इसमें जो है आप देख रहे हैं 3 सार्थक अंक है। ठीक है, और इसमें जो है आप देखें 100 में यहाँ पे दशमलव नहीं है, इसमें केवल एक ही सार्थक अंक होगा, यहाँ पे 0 काउंटिंग नहीं होगा। यद्यपि 100 में 3 सार्थक अंक हैं, इसमें 3 सार्थक अंक है क्योंकि इसमें दशमलव है। ठीक है, 100 यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, तो इसमें कितने सार्थक अंक हो गए? 3। लेकिन यहाँ पे 100 केवल लिखा है, दशमलव नहीं है, तो इसमें केवल एक ही सार्थक अंक होंगे। ठीक है, तथा ठीक है, इसमें देखें 100.0 में 4 सार्थक अंक हैं। तो किसी अंक की दाईं ओर या अंत में आने वाले शून्य सार्थक होते हैं, परंतु उनके लिए शर्त यह है कि वे दशमलव के दाईं ओर स्थित हों। उदाहरण के लिए आपने देखा कि 0.200 में 3 सार्थक अंक हैं, क्योंकि 00 जो है दशमलव के दाईं ओर है। परंतु दशमलव विहीन संख्याओं में दाईं ओर के शून्य सार्थक नहीं होते हैं, जैसे कि 100, इसमें दशमलव नहीं है, इसलिए इसमें केवल एक ही सार्थक अंक होगा, वह 1 होगा। यद्यपि 100 पॉइंट, यहाँ पे 100 है फिर दशमलव है, तो इसमें 3 सार्थक अंक होंगे। 100.0 में 4 सार्थक अंक होंगे। ठीक है, अब जो है ऐसी संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन में प्रदर्शित करना उपयुक्त होता है। ठीक है, यह जो संख्याएं हैं, ऐसी संख्याओं को वैज्ञानिक तरीके से साइंटिफिक नोटेशन के रूप में व्यक्त करना उपयुक्त होता है, सही होता है। हम एक सार्थक अंक के लिए 100 को 1 × 10⁻² के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, हम एक सार्थक अंक के लिए एक सार्थक अंक केवल हों तो 100 को कैसे लिखेंगे? 1 × 10⁻²।
तो यह जो 1 है यह सार्थक अंक के रूप में काउंटिंग होगा, 10 पे 2 काउंटिंग नहीं होगा। 2 सार्थक अंक के लिए अगर आपको लिखना हो तो 1.0 लिख देंगे गुणे 10 पे 2, ये 2 सार्थक अंक हो गए, 1 और 0। 3 सार्थक अंक के लिए आप लिख सकते हैं 1.00 गुणे 10 पे 2 लिख सकते हैं, तो यह 3 सार्थक अंक हो गए, 1.00। ठीक है, तो हम एक सार्थक अंक के लिए ऐसी संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन में प्रदर्शित करना उपयुक्त होता है, सही होता है। और हम एक सार्थक अंक के लिए 100 को 1 गुणे 10 पे 2 लिख सकते हैं, 2 सार्थक अंक के लिए 1.0 गुणे 10 पे 2 लिख सकते हैं, और 3 सार्थक अंक के लिए 1.00 गुणे 10 पे 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट नंबर देखते हैं, 5वां। वस्तुओं की गिनती। उदाहरण के लिए 2 गेंदें, 20 अंडे में सार्थक अंक की संख्या अनंत है। ठीक है, अगर काउंटिंग दिया गया हो किसी भी वस्तु का तो वहाँ पे सार्थक अंक की संख्या कितनी होगी? अनंत होगी। वस्तुओं की गिनती जैसे कि 2 गेंदों, 20 अंडों में सार्थक अंक की संख्या अनंत है, क्योंकि ये दोनों ही यथार्थपरक संख्याएं हैं। ये दोनों संख्याएं जो हैं वह यथार्थपरक संख्याएं हैं, और इन्हें दशमलव लिखकर उसके बाद अनंत शून्य लिखकर व्यक्त किया जा सकता है। इसलिए जो है वस्तुओं की गिनती में सार्थक अंक की संख्या अनंत होती है, क्योंकि ये दोनों ही यथार्थपरक संख्याएं हैं और इन्हें दशमलव लिखकर उनके बाद अनंत शून्य लिखकर व्यक्त किया जा सकता है। जैसे 2 गेंदों को आप लिख सकते हैं 2 दशमलव, इसे 0 लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर 20 अंडों को लिख सकते हैं 20 के बाद दशमलव, उसके बाद 0 लिख सकते हैं, जितना चाहे लिख सकते हैं। तो वैज्ञानिक संकेतन में लिखी गई संख्याओं में सभी अंक सार्थक होते हैं। वैज्ञानिक संकेतन में अगर संख्या लिखी गई हो तो उसमें सभी अंक क्या होंगे? सार्थक होते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक संकेतन में लिखी गई संख्याओं में सभी अंक सार्थक होंगे। अतः 4.01 गुणे 10 में 2 में 3 अंक सार्थक हैं, 4, 0 और 1। और 8.256 गुणे 10 पे ऋण 3 में 4 अंक सार्थक हैं, वो हैं 8, 2, 5 और 6। ठीक है, तो वैज्ञानिक संकेतन में लिखी संख्याओं में सभी अंक सार्थक होते हैं। ठीक है, तो यह था सार्थक अंक के बारे में चर्चा। अब आते हैं थोड़ी सी परिशुद्धता के बारे में देख लेते हैं। परिशुद्धता किसी भी राशि के विभिन्न मापनों के सामीप्य को व्यक्त करती है। परिशुद्धता क्या बताती है? कोई भी राशि आप मापे हैं, वह माप जो है उस ओरिजिनल माप के कितना नज़दीक है, उस राशि के ओरिजिनल माप के कितना नज़दीक है, यह हमें परिशुद्धता बताता है, एक्यूरेसी बताता है। परिशुद्धता क्या है? परिशुद्धता जो है किसी भी राशि के विभिन्न मापनों के सामीप्य को व्यक्त करता है, कि जो ओरिजिनल माप है वह उसके कितने नज़दीक पहुंच चुका है, यह हमें परिशुद्धता से प्राप्त होगा। ठीक है, तो परिशुद्धता किसी भी राशि के विभिन्न मापनों के सामीप्य को व्यक्त करता है, परंतु यथार्थपरकता किसी विशिष्ट प्रायोगिक मान के वास्तविक मान से मेल रखने को व्यक्त करता है। यथार्थपरकता जो है वह किसी विशिष्ट प्रायोगिक मान के वास्तविक मान से मेल रखने को व्यक्त करता है, कि वह वास्तविक मान से कितना मैच कर रहा है, यह हमें पता चलेगा यथार्थपरकता से। परिशुद्धता से हमें कि जो मान है वो कितना नज़दीक है, वो परिशुद्धता से प्राप्त होगा, और वास्तविक मान से कितना मेल खा रहा है वह यथार्थपरकता से हमें ज्ञात होगा। तो परिशुद्धता किसी भी राशि के विभिन्न मापनों के सामीप्य को व्यक्त करता है, परंतु यथार्थपरकता जो है वह किसी विशिष्ट प्रायोगिक मान के वास्तविक मान से मेल रखने को व्यक्त करता है। जैसे उदाहरण के लिए, यदि किसी परिणाम का सही मान जो है वह 2.00 ग्राम है। ठीक है, यदि कोई रिजल्ट है जिसका ओरिजिनल अर्थात सही मान कितना है, 2.00 ग्राम है, और एक विद्यार्थी है को जो 2 मापन करता है, विद्यार्थी को जो है 2 मापन करता है, इसी 2 ग्राम को नापता है कितना
1.95 ग्राम और 1.93 ग्राम परिणाम प्राप्त होते हैं। एक दूसरे के बहुत पास होने के कारण ये मान परिशुद्ध हैं। 1.95 और 1.93 एक दूसरे के लगभग नज़दीक हैं, बहुत कम अंतर है, तो ये मान क्या है? परिशुद्ध हैं, परंतु यथार्थपरक नहीं है, इस 2 ग्राम के नज़दीक नहीं है। आपस में तो परिशुद्ध हैं लेकिन यथार्थपरक नहीं है, ओरिजिनल मान के नज़दीक, ठीक है, जो ओरिजिनल मान है उससे मेल नहीं खा रहा है, अर्थात यह जो है मान परिशुद्ध है लेकिन यथार्थ नहीं है, ठीक है। एक दूसरे के बहुत पास होने के कारण ये मान परिशुद्ध हैं परंतु यथार्थपरक नहीं है। एक दूसरा विद्यार्थी है ख, इन्हीं 2 मापनों के लिए 1.94 ग्राम और 2.05 ग्राम परिणाम प्राप्त होते हैं, ठीक है। वह नापता है 1.94 ग्राम और दूसरी बार नापता है 2.05 ग्राम। ये दोनों परिणाम न तो एक दूसरे के नज़दीक हैं और न तो ओरिजिनल मान के करीब हैं। 1.94 ग्राम और 2.05 ग्राम जो हैं, ये दोनों परिणाम न तो परिशुद्ध ही हैं और न ही यथार्थपरक हैं, ठीक है। एक तीसरा विद्यार्थी है ग को इन मापनों के लिए 2.01 ग्राम और 1.99 ग्राम परिणाम प्राप्त होते हैं। वह क्या नापता है? 2.01 ग्राम और 1.99 ग्राम नापता है, ठीक है। ये मान परिशुद्ध भी हैं और यथार्थ भी हैं। यह दोनों मान एक दूसरे के नज़दीक भी हैं, परिशुद्ध भी हैं, और जो ओरिजिनल मान है वास्तविक मान से मेल भी खा रहा है, अर्थात यथार्थ भी है, ठीक है। तो ये मान परिशुद्ध भी हैं और यथार्थपरक भी हैं। इसे आप टेबल के माध्यम से आसानी समझ सकते हैं। ये आप देखें, जो भी आंकड़े तीनों छात्र के द्वारा नापे गए थे दिखा गया है। तालिका 1.4 आंकड़ों की परिशुद्धता और यथार्थता का निरूपण मापन जो है ग्राम में किया गया है। छात्र क ख ग, पहले छात्र ने नापा था 1 ओरिजिनल मान कितना है? 2.00 ग्राम है। छात्र क नापा था 1.95 ग्राम और 1.93 ग्राम। इन दोनों का औसत लेने पर आता है 1.940 ग्राम। छात्र ख जो नापा था 1.94 ग्राम और 2.05 ग्राम, इन दोनों का औसत लेने पर आता है 1.995 ग्राम। और छात्र ग जो था वह नापा था 2.01 ग्राम और 1.99 ग्राम, इसका औसत आता है 2 ग्राम, ठीक है। तो इस तरह से आप छात्र ग को देख सकते हैं, इसका परिणाम जो है परिशुद्ध भी है और यथार्थपरक भी है, ठीक है। छात्र क का जो था वह जो मापन है छात्र क, वह मान परिशुद्ध है लेकिन यथार्थ नहीं है। यह मान जो है परिशुद्ध है, यह मान एक दूसरे के नज़दीक है, नापा गया, परिशुद्ध है लेकिन यथार्थ नहीं है। छात्र ख वाला जो है वह जो है न तो परिशुद्ध ही है, एक दूसरे के नज़दीक भी मान नहीं है, परिशुद्ध भी नहीं है, और न तो यथार्थ है, ठीक है। लेकिन ग वाले का परिशुद्ध भी है और यथार्थ भी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यह था सार्थक अंक, परिशुद्धता, यथार्थपरकता के बारे में। अब जो है आपको पढ़ना है सार्थक अंकों को कैसे जोड़ा जाता है और कैसे घटाया जाता है। तो इसको जो है हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम लोग चर्चा किया जाएगा सार्थक अंकों का जोड़ और घटाना के बारे में, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।